हेलो हाय, दिस इज अनुज एंड यू आर वाचिंग एक्सीलेंट स्टडी सर्कल। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ नीट 2024 क्वेश्चन पेपर, और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को ही डिस्कस करेंगे। बॉटनी, जुआलॉजी और केमिस्ट्री का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें, बहुत मजेदार वीडियो है। एंड आज का इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है दैट इज द पॉइंट नंबर सेकंड, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं सोर्स ऑफ क्वेश्चन। जो नीट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहां से पूछा गया था। क्या ये एनसीईआरटी से पूछा गया था, क्या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछा गया था। अगर एनसीईआरटी से था तो ये ओल्ड एनसीईआरटी से था या फिर न्यू एनसीईआरटी से था। अगर एनसीईआरटी से था तो वो एग्जैक्टली वो कौन सा पेज नंबर है एनसीईआरटी का, एग्जैक्टली वो कौन सा लाइन है जहां से क्वेश्चन पूछा गया था। आज मैं आपको दिखाने वाला भी हूं और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला भी हूँ। और इसी के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नीट 2024 में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो पीवाईक्यू से पूछा गया था। एंड इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार लगभग 70% जो क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में वो डायरेक्टली एनसीईआरटी का था या फिर आप कह सकते हो उससे मिलता जुलता था। ठीक है। एंड इसी के साथ मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर स्क्रीन इज, क्या बोल रहा है, द टाइटली wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carries of current 7 ampere, the magnitude of magnetic field at the center of the coil is। यहाँ पे हमें दे रखा है एंड ठीक है, क्या बोला है कि टाइटली wound coil से कितने टन से, 100 टन से, रेडियस कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, करंट कितना जा रहा है 7 एम्पियर। हमें क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो किसी कॉइल का होता है सेंटर पर वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू नॉट इनटू आई अपॉन में 2r। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है दैट इज 100 इनटू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इनटू 10⁻⁻7 एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इज 7 एम्पियर एंड हियर 2 इनटू रेडियस कितना दिया हुआ दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट एक जीरो से एक जीरो इधर जाएगा 1 2 3, 3 जाने के बाद यहाँ पे 4 बचेगा, है ना, यस 4, यहाँ पे 4 होगा। एंड दिस इज पाई, सो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4 और एक पाई था ना, तो पाई को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। सो 7 7 यहाँ पे कट जाएगा एंड दिस विल बी 44 इंटू 10⁻⁻4। सो ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, मिली में दिया हुआ, ठीक है, मिली टेस्ला में। सो एक जीरो अगर इधर आएगा सो दैट विल बी 4.5 मिली टेस्ला। सो आवर करेक्ट आंसर इज 4.5 मिली टेस्ला एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहाँ पे वही सवाल है। क्या बोल रहा है 100 टन, अरे भाई यहाँ भी 100 टन, यहाँ पे क्या बोल रहा है रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेडियस है कितना है 10 सेंटीमीटर, और सवाल भी वही कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया था, आपको एग्जैक्टली ये पेज नंबर 126 में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है जहां पे पूछ रहा है दिस इज द मटेरियल एंड दिस इज द ससेप्टिबिलिटी। हमें यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ और ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है। तो ये हमें पता है कि डायमैग्नेटिक जो है, डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका क्या होगा सेकंड। फेरोमैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो 1 से काफी 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 ज्यादा होता है, सो दैट विल बी थर्ड। और अगर हम ऐसा ऑप्शन देखें सो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड 2 3। अच्छा एक और देख ले तो नॉन मैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो 0 होता है। ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल नंबर 5.3, जहां पे बताया गया है कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये फेरोमैग्नेटिक, और सबका यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी भी क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का टेबल से सवाल पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a thermodynamic system is taken out through the cycle ABCDA. The work done by the gas along the path BC is। अब यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, उसमें से हमें वर्क डन बोला है, बट वर्क डन कहाँ बोल रहा है, सिर्फ बीसी पाथ में। यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है। अब जल्दीबाजी में जिसको ये क्वेश्चन करना था, अब वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से वो गलती भी किए होंगे और बहुत ज्यादा इसमें उनका टाइम भी कंज्यूम हुआ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे एक साइकिल भी छापा हुआ है, तो यहाँ पे जो साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे यूज किए होंगे, और जिसके कारण उनका टाइम भी काफी ज्यादा गया होगा और आंसर भी गलत आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लास्ट तक नहीं पढ़ते, लास्ट में क्या बोल रहा है
कि सिर्फ और सिर्फ बीसी पाथ में वर्क डन निकालना है, पूरा इस साइक्लिक प्रोसेस का हमें वर्क डन नहीं निकालना है। किसका निकालना है? बीसी पाथ का। और बीसी पाथ यहाँ पे क्या है? बीसी पाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, और जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्क डन इज नथिंग बट P डेल्टा V। अगर डेल्टा V का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जीरो होगा ना। अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो किसी भी तरह का कोई भी वर्क यहाँ पे नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, एन अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट क्या बोल रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक, अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट अ ब्रेविस्टर एंगल, देन अनपोलराइज्ड लाइट अगर किसी ब्रेविस्टर एंगल पर गिरता है तो हमें पता है ब्रेविस्टर एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगर उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर लाइट गिरता है तो उसका रिफ्लेक्टेड और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो क्या बोला है? बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये बिल्कुल ही गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। ये बिल्कुल ही सही कह रहा है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, बट जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना, जहां पे बताया गया है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड लाइट होता है, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज ए टोटली पोलराइज्ड, एंड इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। और ये मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ये आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इस टॉपिक को न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट ये सिलेबस में है। नाउ नेक्स्ट, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो NP by NS इज इक्वल टू हाफ द रेशियो VS by VP इज इक्वल टू, ठीक है, NP by NS का यहाँ पे रेशियो दे रखा है, दैट इज NP by NS। तो हमें पता है कि NP by NS इज इक्वल टू VP by VS, एंड NP by NS का वैल्यू कितना दे रखा है? दैट इज हाफ। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? VS by VP, VP by VS नहीं पूछ रहा है, कोई ये वाला ऑप्शन नहीं लगा देना है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? VS by VP। तो हमें इसको क्या करना होगा? रिवर्स। तो रिवर्स करेंगे तो कितना होगा? 2:1। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब ये तो बहुत आसान सवाल है, ये काफी ज्यादा आसान सवाल है, और ये आपको एनसीईआरटी में इसका रिलेशन भी मिल जाएगा कि किस तरीके से VS by VP NS by NP से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट, A logic circuit provides the output Y as per the following table। यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि ये इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इसका जो आउटपुट है ना वो B का हमेशा क्या कर रहा है? रिवर्स कर दे रहा है, इनवर्स कर दे रहा है। अगर यहाँ पे 0 है तो इसका इनवर्स कितना कर दे रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो यहाँ 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ 1, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0। तो हमें हम यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ से ये दिखाया हुआ है कि कैसे जो B का इनपुट को यहाँ पे इन्वर्स किया जा रहा है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये नोट गेट है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। हमेशा B को क्या कर दे रहा है? इन्वर्स कर दे रहा है आउटपुट। ये बहुत आसान सवाल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अच्छा, n+1 डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल का। किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ ना वर्नियर कांस्टेंट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सॉरी एनसीईआरटी में वर्नियर कांस्टेंट नाम का आपको जो है वो टर्म नहीं मिलेगा। ये टर्म यूज किया गया है आपको लैब मैनुअल का बुक एक आता है जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स इस बार टॉपिक में जो ऐड हुआ है, तो वो चीज आपको लैब मैनुअल में मिल जाएगा। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे वर्नियर कांस्टेंट बताया हुआ है, एंड वर्नियर कांस्टेंट इज नथिंग बट अ लीस्ट काउंट। यहाँ पे इनडायरेक्टली ये लीस्ट काउंट ही पूछने का कोशिश कर रहा है, और ये भी किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में। ये भी हमें ध्यान देना है कि किसमें चाहिए आंसर? सेंटीमीटर में। हमें क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, हम एक वर्ड को भी यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD होता है। अब हमें यहाँ पे MSD का तो वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 0.1 mm, बट VSD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to find the value of VSD. So as we know the relation that MSD इक्वल टू NVSD। यहाँ पे M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेन स्केल का वो डिवीजन जो वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, और यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे, है ना। सो यहाँ पे M क्या दिया हुआ है हमें? जी बिल्कुल दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? N डिवीजन ऑफ मेन स्केल।
तो दिस इज एन MSD। अच्छा, MSD का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, सो यहाँ पे n होगा, क्यों? क्योंकि m का वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहा है, n डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल का, है ना। एंड दिस MSD इज 0.1 mm, 0.1 mm इक्वल टू n। हमें यही तो फाइंड करना है। नहीं, ये तो दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है, n+1 इंटू VSD। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ VSD इज इक्वल टू n इंटू 0.1 mm डिवाइडेड बाई n+1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ VSD। सो यहाँ से हमें VSD का भी वैल्यू मिल गया, MSD का भी वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। एंड लिस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD का वैल्यू कितना दिया हुआ था, दैट इज 0.1 mm माइनस VSD का वैल्यू कितना है, दैट इज n इंटू 0.1 mm डिवाइडेड बाई n+1। अगर हम यहाँ से कॉमन लें 0.1 mm को, सो यहाँ पे 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1 होगा। एंड इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट यहाँ से n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1, एंड यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.1 mm इंटू 1 में n+1। बट हमें यहाँ पे आंसर mm में तो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। और हमें पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इस मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। सो पहले तो यहाँ पे जो 0.1 था उसका एक 0 यहाँ पे आएगा, है ना, और इसको हमें फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट कि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो अब ये इसका जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर में होगा। और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज क्या फर्स्ट होगा, नहीं ये भी नहीं। सो 4 आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 है वहां पे हमें एग्जैक्टली दिख रहा है, दैट इज 1/100 इंटू n+1। और ये क्वेश्चन आपको जो है, ये PYQ है जो 2019 में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से था, है ना, एक्सपेरिमेंटल स्किल से था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है, दैट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील एंड इट्स यंग्स मॉडुलस रिस्पेक्टिवली आर 8 × 10⁸ एंड 2 × 10⁻11 इज। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि इलोंगेशन कितना होगा, स्टील का वायर का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इलास्टिक लिमिट हमें दिया हुआ है, एंड यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज इलास्टिक लिमिट, जो हम बहुत ही कम देखते हैं और बहुत ही कम पढ़ते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था इस क्वेश्चन में। बट अगर हम इसका यूनिट देखें ना, तो यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट किसका होता है, स्ट्रेस का होता है। दैट मीन्स हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। हालांकि इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ, वहां पे ये बताया हुआ इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट के पॉइंट के पास, इलास्टिक लिमिट के पॉइंट पे जो स्ट्रेस लगता है उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो शायद यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ टर्म यूज करना चाहिए, या फिर इलास्टिक स्ट्रेस टर्म यहाँ पे यूज करना चाहिए। बट ये जो टर्म है, आई थिंक ये उतना सही हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के पॉइंट पे जो स्ट्रेस लगता है उसे यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो ये टर्म यूज करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हम यूनिट से देख सकते हैं कि ये स्ट्रेस ही दिया हुआ है, और हमें पता है कि गामा का वैल्यू कितना होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ इनटू लेंथ। हमें यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, इलोंगेशन कितना होगा, सो दैट विल बी स्ट्रेस इनटू L डिवाइडेड बाय y। सो स्ट्रेस का वैल्यू कितना दिया हुआ, दैट इज 8 × 10⁻, ये बहुत बड़ा हो गया ना। सो 8 × 10⁸ इंटू लेंथ कितना दिया हुआ था, 1 मीटर, डिवाइडेड बाय गामा। गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻11। सो दिस विल बी 2 to the 4, एंड ये यहाँ से 3 होगा। सो दिस इज नथिंग बट 4 मिलीमीटर। क्या आंसर के ऑप्शन है, यस 4 मिलीमीटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। और ठीक ऐसे ही मिलता जुलता सवाल आपको एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल में मिल जाएगा, जहाँ पे पूछ रहा है कि 1 मीटर का उसका लेंथ है ना रोड का, इसमें भी लॉन्गेशन ही पूछा जा रहा है। सो ये एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल यहाँ पे पूछा गया है।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन, a horizontal force of 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे दो मासेस है, एक ए है और एक बी है, द मासेस ऑफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे तो दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, द ब्लॉक स्लाइड ओवर फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये जो सरफेस है ये कैसा है फ्रिक्शनलेस है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो ए ब्लॉक बी के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि एक दूसरे से चिपका हुआ है तो चिपका हुआ फोर्स लगाएगा, यहाँ पे चिपका हुआ फोर्स कौन सा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट मींस ये नॉर्मल लगाएगा, और जितना कॉन्टैक्ट फोर्स ए बी के ऊपर लगाएगा, जितना नॉर्मल ए बी के ऊपर लगाएगा उतना ही कॉन्टैक्ट फोर्स बी ए के ऊपर यहाँ पे क्या करेगा, लगाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक जो वो कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कंबाइंड एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, दैट इज नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट मास यहाँ पे कितना है 5, सो दिस विल बी 5 to the 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ से इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिए हैं। नाउ अब किसी एक बॉडी का हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा और बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, और दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम किसी एक के ऊपर भी निकाल ले तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, क्योंकि दोनों तो सेम है। सो यहाँ पे हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ना तो इसका मास जो है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 kg, और इसके ऊपर इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, और पीछे की तरफ बी इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, दैट इज n, और इतना ही फोर्स ए बी के ऊपर लगाएगा, है ना। और इसका जो कंबाइंड एक्सेलरेशन है दैट इज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ से देखें तो 10 न्यूटन आगे लग रहा है, पीछे इसको n न्यूटन से ढकेला जा रहा है, और जो नेट इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका मास 2 है और एक्सेलरेशन भी 2 है। सो यहाँ से 10 माइनस n इक्वल टू यहाँ से 4 होगा, एंड हियर n इक्वल टू 4 6 होगा ना। सो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 6। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा, उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर भी लगाएगा। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, जहां पे पूछा है कि ए और बी मास दे रखा है 5 kg 10 kg, यहाँ पे डेटा चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चन मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन को हटा दिया गया न्यू एनसीईआरटी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड व्हाइट लाइट बाय व्हाइट लाइट, देन कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोला, देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे सेंट्रल व्हाइट ब्राइट फ्रिंज होगा और उसके आजू बाजू कुछ डिफरेंट कलर्स भी होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एग्जैक्टली ये आपको एग्जांपल में मिल जाएगा एनसीईआरटी का, जहां पे अगर आप एफ नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अगर यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सवाल भी वही पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से था, एंड इसका जो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी में वो एग्जैक्टली यही चीज कहता है ना, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं ऐड किया। और ये जो क्वेश्चन है ना एग्जांपल का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा। ये बहुत मजेदार बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस नहीं रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट, the graph which shows the variation of 1/m lambda square and its kinetic energy E is, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1/m लैम्डा स्क्वायर का ग्राफ जो है E के साथ किस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन को शो करेगा। ठीक है, सो हमें पता है कि लैम्डा जो होता है दैट इज लैम्डा इज h अपॉन में मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम, दैट इज h अपॉन में p, और यहाँ से हम कह सकते हैं इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज h अपॉन में मोमेंटम को √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो यहाँ पे, लेकिन हमें क्या बोलना है, लैम्डा का स्क्वायर करना है। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, ये जो रूट है यहाँ से ये हट जाएगा। सो इसका भी अगर हम स्क्वायर करते हैं सो लैम्डा स्क्वायर विल बी h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m e। बट हमें क्या बोल रहा है, 1/में लैम्डा स्क्वायर नहीं बोल रहा ना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सो 1/में लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2m e डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ देखिए, अगर हम इसे y कंसीडर कर ले, अगर मैं e को x कंसीडर करता हूं तो ये क्या होगा,
स्लोप, ये क्या होगा स्लोप। अगर यहाँ पे स्लोप देखें तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो चेंज होने से रहा नहीं और एच तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे भी चेंज नहीं होने से रहा। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखें तो क्या यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, नहीं, पहले जो स्लोप है वो खड़ा था, फिर स्लोप क्या होने लगा, लेटने लगा। अगर हम ऑप्शन सेकंड में देखें तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ये बिल्कुल सही है, स्लोप पॉजिटिव है एंड स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following circuit the equivalent capacitance between terminal A and terminal B is, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस दे रखा है और यहाँ से हमें कह रहा है एक सर्किट दे रखा है, यहाँ से हमें बोल रहा है कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा ए और बी के बीच। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे टोटल 5 कैपेसिटर लगा हुआ है ना, सो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है। सो अगर हम यहाँ से, ये हमें लग रहा है कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस को यहाँ पे शो कर रहा है ना, इसका रेशियो सेम है, तो ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस को यहाँ पे ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी का कोई सेंस ही नहीं बचा, तो जो न्यू सर्किट बचेगा यहाँ से दैट विल बी कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ये बी है एंड दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज 2 माइक्रोफराड, है ना, ये सब में 2 माइक्रोफराड ही है। सो अब यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये क्या है, सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट जो सीरीज में होता है दैट इज C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 1 होगा। सो अगर हम इसे यहाँ से रिप्लेस करें एक कैपेसिटर से, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज नॉट रजिस्टर, सो ये हो जाए भाई, हाँ, तो अगर मैं इसे एक कैपेसिटर से रिप्लेस करूं सो इसका जो होगा कैपेसिटेंस दैट विल बी 1 माइक्रोफराड, ये भी कितना होगा 1 माइक्रोफराड, ठीक है, दिस इज बी। और हमें ये भी पता है कि जो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल में वो क्या होगा, C1 प्लस C2। तो यहाँ से अगर हम C1 प्लस C2 देखें पैरेलल में तो ये कितना होगा 1 और 1 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड 2 माइक्रोफराड। सो करेक्ट आंसर विल बी 2 माइक्रोफराड, यस, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 2 माइक्रोफराड। बहुत आसान सवाल था, बस इसमें हमें ये देखना था कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बना रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या बोला है, 2 कॉइल है ना, इन द एबव, ठीक है, एक सोलेनोइड ये, दूसरा सोलेनोइड ये, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना। इन द एबव डायग्राम अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनोइड बी फ्रॉम अ सोलेनोइड 1, solenoid 2 from solenoid 1. The direction of the induced current in solenoid 1 and solenoid 2 respectively are, यहाँ पे 2 solenoid दिया हुआ है, एक solenoid 1 है, this solenoid 2, और ये एक बार मैग्नेट है। जो बार मैग्नेट solenoid A से B के तरफ जा रहा है और हमें पूछ रहा है कि जरा बताइए यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बार मैग्नेट है तो अंदर में जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटर करेगा। अब ये जैसे ये बार मैग्नेट सोलेनोइड बी के तरफ जाएगा तो जैसे इधर जाएगा तो इधर तो सोलेनोइड 2 के अंदर में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ बढ़ने लगेगा। अरे हाँ कि नहीं, अगर ये बार मैग्नेट सोलेनोइड 2 के तरफ जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ने लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बढ़ने लगेगा। और हमें पता है कि दुनिया का कोई भी चीज जो मैग्नेटिक फ्लक्स का इनर्शिया में होता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आएगा तो उस चेंज को रोकने के लिए वो क्या करेगा, इस तरीके से करंट को इंड्यूस करेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा सो दैट उस चेंज को वो काउंटर कर सके। और यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड 2 के तरफ जा रहा है और जैसे ये सोलेनोइड 2 के तरफ जाएगा तो इस डायरेक्शन में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और इस चीज को रोकने के लिए जो सोलेनोइड 2 है वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ डेवलप करेगा इधर, है ना। तो इसको काउंटर करने के लिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और अगर मैग्नेटिक जो फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा तो इसका जो करंट होगा दैट विल बी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर तो करंट क्या होगा नीचे, दैट मीन्स ये इसका जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे आता हुआ दिखेगा। सो नीचे 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 मीन्स हम ये कह सकते हैं कि D से C, क्या ये D से C जा रहा है, बिल्कुल।
और वही अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट का होगा वो इधर होगा, और पहले जो यहाँ पे सोलेनोइड 1 के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बार मैग्नेट के कारण कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा था, और अब ये बार मैग्नेट इसको छोड़ करके सोलेनोइड 2 की तरफ जा रहा है। अब ये बार मैग्नेट सोलेनोइड 1 को छोड़ करके ये सोलेनोइड 2 की तरफ जा रहा है, और जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा, घटेगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में घटेगा तो अब ये जो सोलेनोइड है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा सो दैट कि ये जो चेंज हो रहा है इसको ये काउंटर कर पाए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इधर घट रहा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर ही बनाएगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इधर घट रहा है तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन रखने के लिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर ही बनाएगा, और इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड इसका जो इंड्यूस्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो करंट कहाँ होगा, ऊपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर इंड्यूस्ड होगा तो करंट कहाँ होगा, ऊपर। दैट मींस इसका जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऊपर जाता हुआ ये कब होगा, ए टू बी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए बी एंड डी सी। क्या ए बी एंड सी डी, ये तो हो नहीं सकता है, बी ए डी सी ऐसा हो नहीं सकता, ए बी एंड डी सी, बिल्कुल ये सही है ना, ऑप्शन नंबर 3। और ठीक ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा जहां पे एक बार मैग्नेट है, सॉरी, जहां पे एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और यहीं पे 2 कॉइल्स दिया हुआ है, और ठीक ऐसी सवाल एग्जैक्टली ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं और अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर अ सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन 4th क्वाड्रेंट ऑफ अ गिवन ग्राफ। अच्छा, हाँ सही बोल रहा है, जो सोलर सेल होता है इसका जो आईवी ग्राफ का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 4th क्वाड्रेंट में होता है। 4th क्वाड्रेंट मतलब ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम बी स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिवर्स बियास्ड पीएन जंक्शन डायोड द करंट, क्या बोला सबसे पहले, रिवर्स बियास्ड है ना, द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर। हाँ ये बात सही कह रहा है, यहाँ तक सही है, जो रिवर्स बियास में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है, एंड इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा नहीं, ये गलत कह रहा है ना, दिस स्टेटमेंट इज गलत। क्यों, हाँ यहाँ तक तो बात सही है कि जो रिवर्स बियास में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, बट ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण नहीं होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो बोथ नहीं, यस, ऑप्शन नंबर 3 ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये चीज दिया हुआ है कि दिस इज ये किसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, दैट इज द सोलर सेल। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है कि 4th क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आईवी ग्राफ का, ये 4th क्वाड्रेंट है जहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं सोलर सेल का। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, रिवर्स जंक्शन वाला है ना पीएन जंक्शन डायोड में, तो ये मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a light ray enters through a right angled prism at point P with the angle of incidence 30 degree as shown in figure. It travels through the prism parallel to base BC, ठीक है, and emerges along the face AC, the refractive index of the prism. तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 30 डिग्री, और इसका जो प्रिज्म का एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और ये बीसी का पैरेलल, इसका जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो बीसी का पैरेलल, जैसे यहाँ पे लाइन हमने देखा कि रिफ्रैक्टेड लाइट इज पैरेलल टू बीसी, और हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो बीसी के पैरेलल कब होता है, मिनिमम डेविएशन के केस में। तो जैसे यहाँ पे हमने इस चीज को देखा तो हमें समझ में आया कि मिनिमम डेविएशन वाला केस है, और जैसे आप मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो मिनिमम डेविएशन का 2 कंडीशन होता है। हाँ माना कि मिनिमम डेविएशन का कंडीशन ये भी कहता है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है दैट इज पैरेलल टू बेस, बट मिनिमम डेविएशन का एक और कंडीशन होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 30 डिग्री है, बट यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस तो 90 डिग्री है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन वाला जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सो दैट कि हमारा आंसर आ जाए। सो हम इसे देख लेते हैं, है ना, थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, यस। सो अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इमर्जेंट लाइट है, जो इमर्जेंस रे है,
ये ग्रेज कर रहा है सरफेस से, और ये सरफेस से ग्रेज कब करेगा, जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। हाँ कि ना, सोचो यहाँ पे ऐसा सरफेस होता है, यहाँ पे अगर इंसिडेंस लाइट आया तो ये इसके ऊपर ग्रेज कब करता है, ये इसके ऊपर तभी ग्रेज करता है ना जब ये क्रिटिकल एंगल पर जाता है ना। दैट मीन्स ये लाइट ये सरफेस के ऊपर ग्रेज तब करेगा जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल। और हमें पता है कि इसे R1 इसे R2 कहा जाता है, एंड R1 प्लस R2 इज नथिंग बट A, और A यहाँ पे कितना दे रखा है, दैट इज 90 डिग्री दे रखा है। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर मैं इसे R1 कंसीडर कर रहा हूँ, सो R1 प्लस ये तो क्रिटिकल एंगल है C है, दैट विल बी 90, दैट मीन्स R1 इज नथिंग बट 90 माइनस C। सो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा दैट इज 90 माइनस C, और ये क्रिटिकल एंगल दैट इज C। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाए तो यहाँ पे साइन C जो होगा है ना, क्रिटिकल एंगल दैट इज नथिंग बट 1/μ। तो इसे मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, है ना। और अगर वही स्नेल्स लॉ को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो साइन 30 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, यहाँ पे क्या होगा साइन इसका जो ये है वो कितना एंगल है, दैट इज 90 माइनस C इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ होगा, एंड साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स कोस C इंटू म्यू। मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाले दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1 में साइन C। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो शायद कुछ हमें मिल जाए, तो हाफ इक्वल टू कॉस C इंटू म्यू। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ, दैट इज 1 में साइन C। क्या cos C डिवाइडेड बाय साइन C को हम cot C बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और इसी को उल्टा अगर कर देंगे तो tan C हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan C का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, बट यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से tan C का जो वैल्यू है दैट इज 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि ये तो एक राइट एंगल है ना, तो इसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से कुछ, दिस इज राइट एंगल। मैं ये वाला यहाँ पे ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सेपरेट, है ना। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज C, और ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज C एंड दिस इज 90 माइनस C। सो क्या मैं इसे 90 माइनस C लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस ये जो यहाँ पे जो ट्राइंगल है बस मैंने इसको यहाँ पे अलग करके यहाँ पे बना के मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो अगर इस इक्वेशन में समहाउ अगर मुझे cos C का वैल्यू मिल जाता है तो क्या मुझे म्यू का वैल्यू मिलेगा, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल मिल जाएगा। सो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे cos C का वैल्यू फाइंड करना चाहिए, और यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, tan C का वैल्यू। सो tan C का वैल्यू इज 2 और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b, है ना, p/b। सो p इसका जो p होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट मींस परपेंडिकुलर, दिस इज 2 एंड p इसका 1 होगा। अगर ये 2 है, अगर ये 1 है तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √5। अरे हाँ कि ना, अरे h² इक्वल टू होता है ना p² प्लस p²। अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे √5 होगा। तो क्या यहाँ से आप आसानी से cos नहीं निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, दैट इज b/h। तो हियर cos C इज b/h, b कितना है 1, h कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज 1/5। अब हमने यहाँ से cos C का वैल्यू भी निकाल लिया है। सो अब आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूँ सो दैट कि यहाँ पे स्पेस बच जाए, है ना। यस, सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करूं तो यहाँ से क्या होगा, हाफ इक्वल टू cos C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 1/√5 एंड हियर म्यू। अब क्या ये बहुत ही आसानी से म्यू का वैल्यू यहाँ से निकल गया, म्यू का वैल्यू कितना होगा, √5 डिवाइडेड बाय 2। सो आवर करेक्ट आंसर इज √5 डिवाइडेड बाय 2। सो क्या ये होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो 4 है, ये तो होगा ही नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, √5 बाय 2। अब ये क्वेश्चन जो था वो काफी ज्यादा लेंथी था, तो ये क्वेश्चन उस मोमेंट के लिए छोड़ना था। अगर टाइम बचता तो ये क्वेश्चन लास्ट में करने वाला ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंथी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल बी एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर
P ऑफ द मैग्नीट्यूड ये एंड ये रेस्पेक्टिवली। अच्छा जी, क्या बोल रहा था पोटेंशियल, अच्छा ये पोटेंशियल दे रखा है ना, पोटेंशियल दे रखा है 2 मीटर डिस्टेंस और ये डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है। तो हमें तो बस इसे वेरीफाई करना है ना कि असर्शन सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है किसी भी एक्सियल पॉइंट पर, डाइपोल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो k का वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड cos थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे 1 होगा एंड r स्क्वायर तो 2 2 4, सो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 9 इंटू 10⁻3। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। तो असर्शन तो एकदम 100% सही कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल होता है 2p/4πe0 r स्क्वायर where r is the distance of an axial point situated at distance 2 मीटर from the center of the dipole। ये गलत बोल रहा है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्मूला बता रहा है कि पोटेंशियल जो है वो एक्सियल पॉइंट पर कैसा होता है। तो ये तो गलत बोला ना, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा अगर हम इसे यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4πe0 p और ये r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 2 कहाँ से आया, तो ये तो गलत है ना, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये गलत है। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। Assertion is true but reason is false. Assertion is true but reason is false. So correct answer is option number 4. Next question. The moment of inertia of thin rod what an axis passing through its midpoint at perpendicular to road is ये दे रखा है और उसका लेंथ ये, अच्छा the length of 400 ग्राम रोड इज नियरली। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, मास दे रखा है और हमें यहाँ से लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से दे रखा है, परपेंडिकुलर टू रोड एंड उसका बीच से पूछ रहा है ना। तो हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट और उसका परपेंडिकुलर टू रोड जो होता है वो कितना होता है ml² / 12 बीच से ना, 12 ऐसे याद रखना, 12 बीच से और 3 फ्री से, 3 फ्री मतलब फ्री एंड से। सो ml² / 12 मीन्स 12। तो यहाँ पे इसका दे रखा वैल्यू, सो हम यहाँ पे इसे पुट करते हैं। सो ये इसका वैल्यू कितना दे रखा है दैट इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे मास का वैल्यू कितना दे रखा है दैट इज 400 ग्राम एंड हमें यही तो फाइंड करना है एंड दिस इज 12। सो क्या यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्या ये 20 यस 4 3 जा 12 हाँ एंड ये कितना हो जाएगा दैट इज समथिंग अराउंड 4 3 जा 12 and 3 2 6 and this is 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसे रूट में ले सो दैट विल बी √72 इंटू सेंटीमीटर। अब ये जो 72 है क्या, नहीं ये तो नहीं हो सकता 72, ये तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि √72 है। अच्छा 8 पॉइंट अगर हम 5 को देखें तो ये क्या इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, हाँ 64 से ज्यादा है और 9 से कम है, 81 से कम है और 64 से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि करेक्ट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। क्या बोल रहा है, इसका जो 10 वोल्ट ईएमएफ है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in figure। तो हमें यहाँ से पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है दैट इज 1 ओम, इंटरनल जो ईएमएफ है वो दे रखा है 10 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम दे रखा है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे भी टर्मिनल निकालना है तो भी टर्मिनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज ईएमएफ माइनस आई आर। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता है ये भी पता है, तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं। सो वैल्यू द करंट विल बी the voltage 10 volt divided by net resistance and net resistance will be 4 plus 1 that will be 5 that means 2 ampere। so इसका जो करंट होगा वो 2 एम्पियर होगा। सो भी टर्मिनल जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ईएमएफ वो 10 वोल्ट माइनस यहाँ पे जो करंट है वो कितना, हाँ 2 है इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 8 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान सवाल। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब ठीक है, ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बैटरी है 10 वोल्ट का, ये भी 10 वोल्ट का है ना, और ठीक वैसे ही सवाल ये है और यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर एनसीईआरटी का
106 से मिल जाएगा। और ये PYQ भी है ना, 2022 में ये सवाल पूछा भी गया था, ये PYQ भी है ना। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस दे रखा है और यहाँ पे उसका वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन यहाँ पे दे रखा है कि N2 3 से जब ये N2 N1 2 में जाता है तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा। हमें पता है कि 1 में लैम्डा बराबर R जेड स्क्वायर इंटू 1 में N2 का स्क्वायर माइनस 1 में N1 का स्क्वायर हम यहाँ से करते हैं। सो दिस विल बी 1 में लैम्डा बराबर R एंड जेड का वैल्यू तो यहाँ पे 1 होगा। और अगर हम यहाँ से देखें सो 1 में 2 to the 4 माइनस विल बी 1 में 3 3 9। यस 3 3 9। सो 1 में लैम्डा विल बी R इंटू 5 में 9 चौका 36, ठीक है। सो लैम्डा विल बी 36 5 और ये नीचे आ जाएगा दैट इज R। और हमें पता है कि 1/R का जो वैल्यू होता है दैट इज 912 एंगस्ट्रॉम। बट याद रखना है यहाँ पे वैल्यू किसे पूछ रहा है, नैनोमीटर में। सो लैम्डा विल बी 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 912 और ये एंगस्ट्रॉम में होगा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें सो 912 इंटू 36 सो 3 2 6 एंड 3 2 नहीं 6 12 और 6 6 और ये 7 हो जाएगा। 9 54 54 दिस इज 3 2 6 एंड 3 1 3 एंड 9 27। सो 2 12 13 4 3 7 8 5 7 12 और दिस इज 3 है ना। सो 3 2 8 3 2। अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाय 5 एंगस्ट्रॉम, यही है ना। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें सो 5 31 525 अगर 5 31 एंड समथिंग 4। बट ये एंगस्ट्रॉम में है ना, नहीं यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, ये एंगस्ट्रॉम में है। अगर इसे हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड करना होगा। सो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा। सो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज 4। सबसे पहले हम ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 है ना। यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, बाकी हमें ऑप्शन यहाँ पे देखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हमें बस एक को कैलकुलेट करना था, सारा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन among the following are, ठीक है। The energy of the photon is h mu, बिल्कुल सही कह रहा है। The velocity of photon is e नहीं होता है ना, c होता है। This is c, this is not e, this is the typo error. The momentum of the photon is h mu by c। अच्छा, तो हमें पता है कि एनर्जी बराबर होता है pc है ना, एनर्जी बराबर pc। सो मोमेंटम विल बी एनर्जी बाय c और एनर्जी को हम h mu भी लिख सकते हैं बाय c। तो ये तो बिल्कुल ही सही कह रहा है कि h mu by c। नाउ इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। बिल्कुल सही कह रहा है, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन होता है तो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम एकदम कंजर्व ही रहता है। नाउ फोटोन पोजेस द पॉजिटिव चार्ज, ये बिल्कुल गलत कह रहा है क्योंकि फोटोन तो न्यूट्रल होता है। अगर फोटोन के पास चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये अट्रैक्ट होता है, डिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये जो 4 स्टेटमेंट है ये सही है, दैट मींस ABCD। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ABCD। और ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आउट करके बताया हुआ, अगेन मैं आपको हमेशा से यही बोलता हूँ कि अगर एनसीईआरटी में कोई पॉइंट आउट करके बताया हुआ है तो उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पॉइंट आउट करके एनसीईआरटी क्या बता रहा है कि ईच फोटोन के पास एनर्जी जो होता है वो इतना होता है, मोमेंटम उसका ये होता है। वही तो यहाँ पे पूछ रहा था ना, मोमेंटम कितना होता है और स्पीड ये होता है। सिर्फ एक लाइन से 3 स्टेटमेंट बना, एक लाइन से 3 स्टेटमेंट यहाँ पे बना। आप देख सकते हैं, एनर्जी पूछ लिया, फोटोन का वेलोसिटी पूछ लिया और मोमेंटम पूछ लिया, और ये सारा का सारा आपको एक लाइन में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोलिजन वाला है ना, तो यहाँ पे कोलिजन वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन मतलब सच दैट कि फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। और एक और क्या बोला था, फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे क्या बता रहा है, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में पॉइंट आउट करके बताया हुआ है। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ये कोर्ट का हवा खा चुका है ना। ये बॉम्बे हाई कोर्ट में
ये बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था ये सवाल। इस बार जो नीट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। 4 कह सकते हैं, नहीं, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन था और हाँ 3-4 क्वेश्चन था जो कोर्ट में जा चुका है। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का हवा खा करके आया। जरा देख लेते हैं क्या था इस क्वेश्चन में और क्यों ये कोर्ट गया था। तो बेसिकली क्या था ना कि ये जो क्वेश्चन है इसे बताया जा रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हटा दिया गया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो टॉपिक इसका दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे अल्फा डीके, बीटा डीके ये सारा वहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन वहाँ पे बस थोड़ा सा डीके के बारे में बताया हुआ था। खैर यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्स, तो 290 और 82, अगर यहाँ से अल्फा डीके होगा तो हमें पता है अल्फा डीके होने से यहाँ पे इसका जो मास नंबर होता है वो 4 से घटता है, दैट विल बी 286, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से घटेगा तो यहाँ से 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे E प्लस में यहाँ पे इसका मास नंबर तो नहीं चेंज होगा, ये 286 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दैट इज 79 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दैट इज 80। अब फिर से यहाँ पे माइनस है तो फिर से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज 81। और मास नंबर इधर कहीं चेंज नहीं होता है ना, बीटा डीके ये सब में मास नंबर चेंज नहीं होता है, सो मास नंबर इसका वही रहेगा, दैट इज 286। So 286 and 81. So correct answer is option number second, 286 and 81. वही हमें पूछ रहा था यहाँ से कि न्यूक्लियर इमिशन में मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर 286 होगा और एटॉमिक नंबर 81 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय, ये तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस रिलेशन से दे रखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, हमें पता है कि जो पावर जो होता है, जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो क्या होता है, दैट इज फोर्स dot velocity. This is the instantaneous power. So यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दैट इज हाँ फोर्स दे रखा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ से, सो ये डिस्प्लेसमेंट इज 2t - 1, सो वेलोसिटी विल बी, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2 होगा ना, वेलोसिटी से कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। सो जो पावर होगा दैट विल बी 2 इंटू फोर्स 5 न्यूटन है, दैट इज 10। ये तो बहुत आसान सवाल है ना, सस्ता सवाल है, 2 रुपया वाला सवाल है, 10 इसका पावर होगा ना। नेक्स्ट, द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इन सिमिलर टू आउटपुट ऑफ एंड, ठीक है, यहाँ पे एक गेट दे रखा है, उसमें से कह रहा है कि इसका जो आउटपुट होगा वो किसके जैसा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, और ये कुछ एंड गेट है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे a डॉट a और यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो पूरे के ऊपर ये लगा, तो a डॉट a, देखो a मल्टीप्लाई a का मतलब a ही होता है यहाँ पे, है ना, a डॉट a स्क्वायर नहीं होता है ना, a ही होता है। सो यहाँ पे ये क्या होगा, a बार होगा, है ना, ये a बार होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है b, और यहाँ पे ये भी b है, ये भी b है, यहाँ पे b प्लस b, और b का उल्टा करेंगे तो ये b बार ही होगा यहाँ से, है ना, क्योंकि b प्लस b होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, नोर गेट है, तो ये a बार प्लस प्लस b बार, और चूंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगेगा। अगर हमें पूरे के ऊपर बार हटाना है तो यहाँ से एक के ऊपर बार लगेगा, तो यहाँ पे डबल बार लग जाएगा, और यहाँ पे प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कुछ इस तरीके से होगा। और हमें पता है जब 2 बार बार लगता है तो फिर से वो वहीं आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ से a डॉट b होगा। और ये किस तरह का गेट है, एंड गेट, ये क्या है, एंड गेट है। और ठीक इसी तरीके से आपको ओल्ड एनसीईआरटी में आपको कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, जहाँ पे ऐसे एक गेट दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना कि ये ओल्ड एनसीईआरटी कहने का सेंस ये नहीं है कि सेमीकंडक्टर का चैप्टर से इसको हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर का चैप्टर में ये है, बट एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि 2-3 एक्सरसाइज होता है, तो पीछे एक एक्सरसाइज होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक होता है एडिशनल एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एडिशनल एक्सरसाइज में है, और एडिशनल एक्सरसाइज को न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि एडिशनल एक्सरसाइज का लेवल थोड़ा सा टफ होता है ना। द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है, प्लैनेट का मास 1/10 है अर्थ से, और उसका जो डायमीटर है वो हाफ है अर्थ से। अच्छा, तो मास ऑफ प्लैनेट यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, दैट इज 1/10 of mass of Earth, and the diameter of the planet is half of the diameter of the Earth. वही पूछ रहा ना, yes.
एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट का हमें क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है। हमें पता है कि जो ग्रेविटी जो होता है दैट इज gm/r का स्क्वायर, एंड यहाँ से अगर हम देखें तो जी अर्थ का है ना, ये कितना होगा, हमें पता है जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है दैट इज 9.8, और ये क्या होगा g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर मैं इसे डिवाइड करूं प्लैनेट जो यहाँ पे दिया उसके साथ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट एंड हियर विल बी g, और इसका जो मास ऑफ द प्लैनेट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1/10 ऑफ उसका है ना, किसका, अर्थ का। सो दिस इज मास ऑफ अर्थ का 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, और रेडियस यहाँ पे कितना दिया हुआ, हाफ दिया हुआ, और इसका रेडियस जो होगा वो ऊपर होगा, है ना। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे। सो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट, यहाँ से g से g गया, m से m गया, है ना, r स्क्वायर से यहाँ पे अगर मैं इसे r स्क्वायर करता हूँ तो वहां से वो कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये 4 हो जाएगा। सो दिस इज 10, दिस इज 4, दिस इज 2 to the 4, दिस इज 5 एंड 2, नहीं काटना नहीं इसे, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, यस। सो प्लैनेट का will be 9.8 into 2 divided by 5, so 8 में 16 और 18 19 19 divided by 5, और after calculating this 5 3 is 15 and 5 9 2, yes, so approximately इसका जो आंसर होगा that will be 3.92, so correct answer is option number second। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और ये तो सुप्रीम कोर्ट से घुरा हुआ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ये सुप्रीम कोर्ट घूमने के लिए गया था। खैर क्यों गया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही कह रहा है, जो एटम्स के अंदर में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है तो इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज व्हाई दिस इज न्यूट्रल। बट स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। यहाँ पे क्या बोला, ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये लाइन गलत है। अगर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे तो ये लाइन गलत है, अगर पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे तो ये लाइन सही है, बट अगर फंडामेंटली देखें तो ये लाइन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि दुनिया का हर एक एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम फंडामेंटली देखें तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो स्टेबल नहीं होता है। जो छोटा छोटा, जो बहुत छोटा एलिमेंट है वो जुड़ जुड़ के फ्यूजन करके बड़ा एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाहता है, और जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो उसमें फ्यूजन होता है और फ्यूजन होकर वो टूट टूट करके छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाह रहा है। दैट मींस दुनिया के सारे एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। अगर फंडामेंटली देखें तो ये स्टेबल नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, दिस इज द कटआउट ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी। और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, दुनिया के सारे एलिमेंट स्टेबल है। और नया एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। पुराने एनसीईआरटी में लिखा हुआ ईच एलिमेंट जो है वो स्टेबल है। और फंडामेंटली अगर हम देखें तो ये लाइन गलत है, और यही रीजन था कि इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। और पहले तो इसके लिए बोनस मार्क मिला था, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इसको गलत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप बोनस मार्क्स दे रहे हैं इसका मतलब ये कि आप इसको करेक्ट मान रहे हैं, और अगर ये करेक्ट है तो आज के बाद जितना भी जो जनरेशन का लोग जो आएगा वो लोग अगर इस क्वेश्चन को देखेगा तो क्या बोलेगा, ये तो फंडामेंटली तो गलत है, लेकिन आप तो इसको गलत को सही कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इसको गलत ही बोला गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel of block cart is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is b in the direction as shown, which one of the following option is correct? PQR are any highest and lowest points on the wheel respectively. अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये रोलिंग मोशन दिया हुआ है। रोलिंग मोशन को जो है वो न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि रोलिंग मोशन बोला जाए, तो रोलिंग मोशन में क्या होता है ना कि
ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो सरफेस के कांटेक्ट में होता है, इसका वेलोसिटी 0 होता है। मींस जितना वेलोसिटी आगे इसका v होता है उतना ही वेलोसिटी इस घूमने के कारण r ओमेगा होता है, और ये एक दूसरे के बराबर होता है। दैट मींस v इक्वल टू r ओमेगा होता है, सो दैट कि इसका जो वेलोसिटी, ये जो q पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए प्योर रोलिंग के केस में। तो यहाँ पे जो q पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ना वो तो 0 होगा, और जो p पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v प्लस r ओमेगा। ये घूमने के कारण यहाँ पे एक जो होगा दैट विल बी r ओमेगा, और यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो v प्लस r ओमेगा होगा, और r ओमेगा और v क्या है, बराबर है। दैट मींस p का जो वेलोसिटी होगा वो 2v होगा, और q पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि p पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है और q पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, कम है। अगर ऑप्शन 1 में देखें तो क्या बोल रहा है, बोथ पॉइंट्स p एंड q आर मूविंग विद सेम स्पीड। ये बात गलत कह रहा है, p और q सेम स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा है। q का जो वेलोसिटी है वो 0 है, p का जो वेलोसिटी है वो क्या है, 2 टाइम्स v है। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है उसका 2 गुना है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट p है 0 स्पीड। नहीं भाई, पॉइंट p का स्पीड 0 नहीं है, पॉइंट q का है। पॉइंट p मूव स्लोअर देन दैट ऑफ q। नहीं, ये तो गलत कर रहा है। पॉइंट p स्लोअर नहीं, फास्टर मूव कर रहा है। पॉइंट P मूव्स फास्टर देन Q, बिल्कुल सही कर रहा है। जो पॉइंट P है वो Q से बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। हालांकि इसको न्यू एनसीईआरटी से तो हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक डायग्राम वहां पर दे दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ आपको ये वाला डायग्राम वहां पर मिल जाएगा, और इसके अलावा वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जहां पर बताया गया है कि ये P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और ये जो P3 पॉइंट है, ये सबका वेलोसिटी जो है ना वो सबका अलग होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैव द डिफरेंट वेलोसिटी, ये सबका वेलोसिटी डिफरेंट। और यहाँ पे कह रहा है कि जो P3 का जो वेलोसिटी है इनफैक्ट ये तो 0 होगा। तो न्यू एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया, बस एक डायग्राम छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये भी क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था पीछे वाला, कि आउट ऑफ सिलेबस था। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। अब कह रहा है एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या मेंटेन करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम ऐसे मोशन को कहते हैं जिसमें जो स्पीड होता है पार्टिकल का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और हमें पता है कि जो वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में बात किया गया, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मींस वेलोसिटी के पास 2 कंपोनेंट है, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स में अगर एक भी चेंज हुआ तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड द वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है ना, इसका डायरेक्शन भी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और दोनों में से एक भी बदला तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज होता है, लेकिन लगातार इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी, लगातार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आज ये पार्टिकल यहाँ था तो इसके ऊपर इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो कुछ इधर था। जब ये पार्टिकल यहाँ आया तो इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर है। जब ये पार्टिकल इधर आया तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। जब ये पार्टिकल इधर आया तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। मींस लगातार जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना एक्सेलरेशन और बिना फोर्स का वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये यहाँ पर समझना है कि वेलोसिटी वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को अगर चेंज करना है तो एक्सेलरेशन तो लगाना ही है। और जो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो लगता है वो एक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन लगता है, और सेंटीपीटल जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर के तरफ होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर ये पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल यहाँ था तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था। जब ये पार्टिकल यहाँ आया, आज यहाँ पार्टिकल आया, तो जब हमने इससे पूछा कि कहाँ लग रहा है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसने कहा इधर लग रहा है। जब ये पार्टिकल यहाँ आया तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। जब यहाँ पर आया तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है। अगर हम हर एक पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर जब पार्टिकल था तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो ऊपर लग रहा था। जब यहाँ पर आया तो इसका जो फोर्स है वो वेस्ट की तरफ लग रहा था। यहाँ जब ये पार्टिकल आया तो इसके ऊपर जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है,
ये ईस्ट की तरफ लग रहा है और जब यहाँ आया तो नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब ये है कि लगातार यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। और एक्सेलरेशन का यहाँ पे जो सेंटीपिटल का एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे वी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, आर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ए तो ए का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। जब ये पार्टिकल यहाँ था, जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, तो कह रहा है कि ऊपर लग रहा है, नॉर्थ लग रहा है, यहाँ गया तो वेस्ट लग रहा है, यहाँ तो साउथ, यहाँ गया तो ईस्ट। मतलब लगातार इसके ऊपर जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम। इसका मतलब ये है कि इसका लगातार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो हम कहेंगे कि वो उसका जो ये है एक्सेलरेशन जो है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मींस वो क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, मतलब दोनों ही वेरिएबल है। तो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिंग एक्सेलरेशन, गलत कह रहा है, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है और एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है। नाउ अच्छा, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी दिया हो ना कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अ थिन फ्लाइट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्या है, डिस्क है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। इट्स प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.07 एंड देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्रॉम द सरफेस इज। कह रहा है एक यहाँ पे डिस्क है, डिस्क को हमने पानी में रख दिया और पानी से निकालने के लिए हमें उसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जितना इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा होगा बस हमें उसी को तो काउंटर करना है। तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा होगा, तो हमें पता है कि जो कितना फोर्स लगेगा दैट विल बी टेंशन इनटू लेंथ। और ये लेंथ क्या होता है, वो कौन सा कह सकते हैं जो सरफेस जो वाटर के कॉन्टैक्ट में है ना। तो अगर हम बात करें डिस्क का, so if this is water, तो जो डिस्क होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो डिस्क का सिर्फ एक ही सरफेस है जो वाटर का कांटेक्ट में, सिर्फ इसका एक ही सरफेस जो है वाटर के क्या है, कांटेक्ट में। अगर इसका दो सरफेस वाटर के कांटेक्ट में होता है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे डिस्क के केस में सिर्फ एक ही सरफेस जो है वो वाटर के कांटेक्ट में है, एंड दैट इज व्हाई हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज टेंशन इनटू लेंथ, और इसका लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर, दैट मींस 2 पाई आर। टेंशन कितना दे रखा है, दैट इज 0.07 इनटू लेंथ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई पेरीमीटर है ना। सो दिस इज 2 इनटू पाई, पाई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 22/7, एंड रेडियस यहाँ पे कितना दे रखा है, दैट इज 2.5। बट ये सेंटीमीटर में, बट हमें तो यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। सो कुछ इस तरीके से होगा। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 और जीरो इधर जाएगा, एंड ये 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, और दिस इज 44 एंड दिस इज 45 है ना। ये 45 होगा और 22 ना 44। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बी 520 एंड 4 16 एंड 2 18। अगेन दिस इज 8, सो 8 8 9 1, सो दिस इज 1980 डिवाइडेड बाय कितना जीरो है, 3 2 5, 3 2 5 यहाँ से कैंसिल हुआ। अगर हम ऑप्शन देखें तो सब में ना मिली में दे रखा है, डायरेक्टली वैसे तो न्यूटन में आएगा नहीं। सो अगर हम यहाँ से देखें, सो दिस इज 19.8 इंटू 10⁻³ तो क्या मैं इसे 19.8 मिली न्यूटन लिख सकता हूँ, बिल्कुल। सो इसका करेक्ट आंसर इज 19.1, यस 19.1 मिली न्यूटन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, in a uniform magnetic field of 0.049 Tesla, a magnetic needle performed 20 complete oscillation in 5 seconds as shown. The moment of inertia of the needle is this. Moment of inertia is given here, and if the magnitude of the magnetic moment, ठीक है, magnetic moment भी यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला से ये काम बनेगा, है ना। सो हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो
यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकाला, तो कह रहा है क्या 20 कंप्लीट ऑसिलेशन, 20 कंप्लीट ऑसिलेशन को ये 5 सेकंड में कर रहा है, 20 कंप्लीट ऑसिलेशन को ये 5 सेकंड में कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन को कितने सेकंड में करेगा? सो वन ऑसिलेशन को ये 5/20, दैट मींस 1/4, एंड दिस विल बी टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है इसी को तो हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो हियर टाइम पीरियड इज 1/4 सेकंड, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और मैं यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। सो दिस इज 1/4 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना दिया हुआ, दैट इज 9.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट, एंड मैग्नेटिक मोमेंट अच्छा वही पूछ रहा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ही हमें यहाँ से निकालना है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज हाँ यस 0.049 टेस्ला। ठीक है, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस 1 2 3 1 2 3 जीरो यहाँ से जाएगा, और अगर एक जीरो यहाँ से हम इसको काट दे तो ये समथिंग 2 बार में हो गया ना, यस 2, 1 2 जाने के बाद यहाँ से 4 बचेगा। सो दिस विल बी 1/4 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई m मैग्नेटिक मोमेंट। सो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, वन अपॉन 4 2 पाई, और ये मैं एक काम करता हूँ ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 16 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम देखें ना तो पाई स्क्वायर में ही है। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करूँ तो 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, सो दिस विल बी m विल बी root the 4 5 yes, so m will be 16 into 4 pi square into 2 into 10⁻⁻4, so this is 64 16 चौके 64, and 64 into 2 this will be 4 2 8 and 6 12 128 128 pi square into 10⁻⁻4। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? अच्छा आई थिंक कुछ एरर हुआ है ना, -6 और ये अच्छा यस यस यस, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ, यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया है। द मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। सो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज x इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू 128 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। अगर हम यहाँ से इसे कैंसिल आउट करें सो यहाँ से एक जीरो जाकर के इधर लग जाएगा, और द वैल्यू ऑफ x विल बी 128 पाई स्क्वायर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट, two bodies A and B are of same mass and completely inelastic collision। यहाँ पे क्या बोला, completely inelastic collision undergo, and the body A moves with velocity v1 while a body B at rest before the collision। The velocity of the system after collision is v2, the ratio v1 by v2 यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बोल रहा है, ये एक पार्टिकल है, दिस इज A, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एंड दिस इज B है ना, B बोल रहा था ना, यस बी, और ये इनिशियली ये रेस्ट पे था ना, तो इसका जो वेलोसिटी था वो रेस्ट था इनिशियली। आफ्टर कोलिजन ये हमें पता है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना कि दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक जाता है और कंबाइंड ये हो जाता है और इस साथ में ये मूव करता है ना कोलिजन के बाद। तो ये कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, साथ साथ मूव करेगा, और ये दोनों का जो वेलोसिटी, जो कंबाइंड वेलोसिटी है दैट इज यहाँ पे v2 दे रखा है, और वही हमसे पूछ रहा है कि v1 बाय v2 का रेशियो क्या होगा। इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो इसका मास क्या होगा 2m होगा। अगर यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मास m इंटू v1, और इसका तो मोमेंटम 0 होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, एंड फाइनल मोमेंटम इज 2m इंटू v2। यहाँ से m कैंसिल हो गया, हमें क्या बोल रहा था v1 बाय v2। सो अगर v1 बाय v2 हम यहाँ से देखें सो v1 by v2 will be 2:1। so our correct answer is option number 4, 2:1। next, question number 31,
If 5 sin pi t plus pi by 3 meter represent the motion of the particle executing the simple harmonic motion, the amplitude and time period of the motion respectively are, हमें यहाँ से बोला है कि इसका टाइम पीरियड और क्या वो निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला। तो अगर हम इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, दैट इज x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ, तो हम यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है दैट इज 5 मीटर। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मीटर है, तो एम्पलीट्यूड तो हमें मिल गया 5 मीटर, और यहाँ से टाइम पीरियड को अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, सो ओमेगा इज नथिंग बट पाई, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड। सो पाई से पाई गेट्स कैंसल एंड हियर टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 सेकेंड। सो एम्पलीट्यूड 5 मीटर है और टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 सेंटीमीटर और 2 सेकेंड, बट यहाँ पे सेंटीमीटर बोला ना, तो ये नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में एकदम बिल्कुल सेम है, बस फर्क बस इतना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर है। तो यहाँ पे आप सिली मिस्टेक बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली फिजिक्स में इस तरीके से ऑप्शन को फ्रेम किया जाता है ना कि बहुत इजिली यहाँ पे सिली मिस्टेक किया जा सकता है। अब ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा एग्जैक्टली वैसे। यहाँ पे टाइम पीरियड भी देखो, यहाँ पे है ना, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, मतलब निकाला हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, the quantities which have the same and the same dimension, हाँ same and the same, ये क्या होता है? The quantities which have same dimension, अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया ना, सेम डायमेंशन आई दोज ऑफ द सॉलिड एंगल। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन होता है, ठीक वैसे डायमेंशन आपको इसमें से किस में मिलेगा। और हमें पता है कि जो सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या होता है, वो तो डायमेंशनलेस होता है, उसका तो डायमेंशन होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सवाल इनडायरेक्टली हमें ये पूछ रहा है कि यहाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सा है, उसे आप आइडेंटिफाई करिए। स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, बट आर्क डायमेंशनलेस नहीं है। एंगुलर स्पीड ये तो हो ही नहीं सकता है, स्ट्रेस तो और भी डायमेंशनलेस नहीं है, ये तो डायमेंशन है इसके पास। स्ट्रेन डायमेंशनलेस है और एंगल भी डायमेंशनलेस है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। जो स्ट्रेस है वो भी डायमेंशनलेस है, और जो स्ट्रेन है वो भी, सॉरी नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेस के पास डायमेंशन होता है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस है और एंगल भी डायमेंशनलेस है, वही सवाल इनडायरेक्टली पूछ रहा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एनसीईआरटी में भी आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, पेज नंबर 2 में, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, a thin spherical cell is charged by some source, the potential difference between the 2 points C and P in the figure is, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है, एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है। हमें पता है स्फेरिकल सेल के ऊपर अगर चार्ज जाता है तो उसके सरफेस पे जाता है, और जो स्फेरिकल सेल का जो पोटेंशियल होता है, जो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, वही पोटेंशियल अंदर में कहीं भी अगर हम सरफेस के अंदर जाए तो वही पोटेंशियल अंदर भी होता है। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल अंदर भी है। और हमें क्या बोल रहा है, सी और पी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। सी पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये है, दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, दिस इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, a bob is reeled in a horizontal plane by means of the string with initial speed of omega rpm, ठीक है। इनिशियल स्पीड इसका कितना था, ओमेगा आरपीएम, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, तो उस टाइम इसका जो टेंशन था वो टी था। इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा व्हाइल कीपिंग द सेम रेडियस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, पहले टेंशन टी था, पहले ओमेगा था, और अब इसका जो एंगुलर स्पीड है उसको 2 ओमेगा कर दिया, तो उसका टेंशन क्या होगा। तो ये बहुत आसान सवाल है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी चीज अगर गोल गोल घुमाना है, किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन करवाना है, तो उसको एक रिक्वायर्ड हमें क्या करना होगा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाना होगा। अब ये सेंटीपिटल फोर्स जो है वो बहुत सारी चीज से आप उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटी काम कर रहा है। अगर रस्सी में बांध करके अगर मैं किसी चीज को ऐसे घुमा रहा हूं तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। तो यहाँ पे वही तो पूछ रहा है। तो हमें ये भी पता है कि जो सेंटीपिटल फोर्स होता है ना, जो सेंटीपिटल फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंटीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन ही तो प्रोवाइड कर रहा है। दैट मींस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मास सेम है, रेडियस सेम है, सवाल में कह रहा है दैट मींस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। पहले टेंशन टी था, उस टाइम ओमेगा स्क्वायर था, आज टेंशन टी डैश हो गया, और वही तो पूछ रहा है। और आज जो ओमेगा है वो 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर कितना होगा, 4 ओमेगा स्क्वायर होगा। एंड यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि टी डैश जो होगा दैट विल बी 4 टाइम्स इनिशियल टेंशन। सो टेंशन को यहाँ पे 4t करना होगा अगर आप एंगुलर स्पीड को 2 ओमेगा करना चाहते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, a wire of the length
L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series and next 5 parts are connected in parallel. The two combination again connected in series. The resistance of the final combination. हालांकि ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी, मतलब लेंदी क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन लेंदी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले जो रेजिस्टेंस था वो 100 ओम का था, उसका लेंथ L था। अब हमें पता है ना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले रेजिस्टेंस 100 ओम था, उसको हमने 10 भाग में कर दिया, और अगर जैसे ही आपने उसको 10 भाग में किया तो रेजिस्टेंस भी, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, जो R डैश में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो भी क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट विल बी 10 ओम। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, 10 भाग में तोड़ दिया, तो एक भाग का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10 ओम होगा। अब यहाँ पे क्या बोला था, फर्स्ट 5 पार्ट को हमने सीरीज में जोड़ दिया। अगर फर्स्ट 5 पार्ट को हमने सीरीज में जोड़ा तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, जो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 5 इंटू रेजिस्टेंस, यही तो होता है ना, सो 5 इंटू, तो ये 50 हो जाएगा, है ना। और जो पैरेलल में, और जो नेक्स्ट जो 5 जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको हमने पैरेलल में लगाया, तो नेट जो कॉम्बिनेशन जो पैरेलल का होगा वो कितना होता है R/5 होगा, है ना। सो R/5, तो ये 10 था डिवाइडेड बाय 5, तो दैट विल बी 2। सो पैरेलल में इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 2 ओम, एंड जो सीरीज में इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सीरीज में 50 ओम। अब मैं क्या बोल रहा है ना कि ये दोनों को आप जोड़ दो, अब इसका फाइनल क्या होगा, और वो भी किसमें बोला है, सीरीज में जोड़ना है। तो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जैसा तो नहीं दिख रहा है, सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस वो है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है 50 ओम है, और दूसरा रजिस्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। दोनों को सीरीज में जोड़ करके बोल रहा है फाइनल, तो सीरीज में जोड़ने के बाद क्या होगा 52 होगा। करेक्ट आंसर इज 4, आसान सवाल। नेक्स्ट, अब हम सेक्शन 20 सॉल्व करने वाले हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स टीवी कर्व फॉर एन आइडियल गैस, टेम्परेचर एंड V इज वॉल्यूम। 3 प्रेशर दे रखा है P1 P2 और चार्ल्स लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला ना कि यहाँ पे चार्ल्स लो को फॉलो करो। तो हमें पता है कि चार्ल्स लो में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर nRT होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वही तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर का बीच का ग्राफ है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेशर P1 और P2 P3 के बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो इसको तो हालांकि बहुत तरीके से किया जा सकता है, बट एक तरीका ये भी है कि हम इसे वॉल्यूम को यहाँ पे अगर हम इसे कांस्टेंट कर दे, सो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और नॉट इस पॉइंट पर, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे इसे T1 मानते हैं, अगर हम इसे यहाँ पे T2 मानते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसे T3 मानता हूँ, तो हमें यहाँ पे पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T3, और हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर T1 ज्यादा है तो P1 ज्यादा होगा, अगर T2 ज्यादा है तो P2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दैट मीन्स कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3, मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जरा सा भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, जरा सा भी नहीं, एग्जैक्टली सेम है, वही ग्राफ है ना, वही ग्राफ है। और इसका आंसर भी वही यहाँ पे भी बोल रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3, और यही यहाँ पे एनसीईआरटी में भी है, दैट इज P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3, और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नाउ a parallel plate capacitor is charged by connecting it to battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates, ठीक है, तो गैप जो प्लेट्स का जो गैप होता है उसमें क्या होगा। सो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि दिस इज अ कैपेसिटर, तो यहाँ पे जो होता है वो कंडक्शन करंट होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज के कारण यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू I इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट। देखो ये गलत बोला ना, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है बट उसी डायरेक्शन में होता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन I, भाई ज्यादा नहीं होता, बराबर होता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना होता है। देयर इज नो करंट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही करा। जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू होता है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है और उसी डायरेक्शन में होता है। ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना, कि कंडक्शन करंट और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो दोनों ही सेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट
ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग द फ्री स्पेस। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोला, दे ट्रैवल विथ स्पीड इक्वल टू, ना सही कह रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका स्पीड इतना ही होता है फ्री स्पेस में, है ना। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, गलत कह रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना वो डेवलप होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज से, ओसिलेटिंग चार्ज से, ना कि यूनिफॉर्म स्पीड मूविंग चार्ज से। हमें सवाल में भी तो वही पूछ रहा था ना कि नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट यही है, बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है ये सही है। और ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है ना ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि इसका जो वेलोसिटी होता है वो ये होता है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ये भी यहाँ पे दिखा रखा है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी से आपको ये चीज नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये एक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पे अज्यूम करके इसको आंसर कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या है। चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, ठीक है, ब्रिज बैलेंस को अचीव करने, यहाँ पे कौन सा सर्किट है जो ब्रिज बैलेंस को अचीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर हम ये इसे R1 कंसीडर करें, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड इफ दिस इज R4, तो हमें पता है कि ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब R1 बाय R3 का रेशियो R2 बाई R4 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 डिवाइडेड बाय दिस इज 15 इक्वल टू दिस इज 10 एंड डिवाइडेड बाय, अब ये 5 है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, अब डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये दोनों क्या है, पैरेलल। और हमें पता है कि जब भी हम दो रेजिस्टेंस को या फिर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो उसका जो नेट जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो उस रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस वो उस रजिस्टर जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम था उस कॉम्बिनेशन में, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो है उससे भी कम आता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर मैं दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को कनेक्ट करता हूं पैरेलल में तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू इस कॉम्बिनेशन में वो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उससे भी कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे तो हमें एक चीज पता है दैट इज 5 ओम, इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम और इसका क्या है मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल जिसका जो नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम से कम होगा और जैसे ये 5 ओम से यहाँ पे कम होगा तो ये तो जो रेशियो है ये यहाँ पे मेंटेन नहीं होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता है। अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हो सकता है बट अच्छा यहाँ पे तो ये रिवर्स ब्यासिंग किया ना, ये तो कंपटीशन से पहले निकल गया ना, ये तो हथियार पहले ही छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है ना रिवर्स ब्यासिंग से। फॉरवर्ड ब्यासिंग में क्या होता है पीछे साइड पॉजिटिव होता है आगे साइड नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे उल्टा है। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें यहाँ पे तो दिस इज 10/15 एंड दिस इज पहली बात की फॉरवर्ड ब्यास में, हाँ बिल्कुल ये फॉरवर्ड ब्यासिंग में है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सीरीज में है ना, एक रजिस्टर है और एक यहाँ पे डायोड है। अब यहाँ पे डायोड का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है और सीरीज में क्या होता है ना, अगर बहुत सारी सीरीज में अगर रजिस्टर लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना वो जो सबसे ज्यादा उस कॉम्बिनेशन में वो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उससे ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये 5 ओम, हमें क्या पता है कि यहाँ पे एक रजिस्टर का तो एक हमें रेजिस्टेंस पता है दैट इज 5 ओम। इसका मतलब ये कि इसका जो आंसर है इसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम से तो ज्यादा ही आएगा। अभी कितना ज्यादा आएगा वो हमें नहीं पता है, बट हाँ हम ऐसा अज्यूम तो कर ही सकते हैं कि अगर ये 5 ओम से ज्यादा आए हो सकता है कि ये जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम हो जाए और ये मिला करके यहाँ से कितना हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। सो ये हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी रिवर्स ब्यासिंग में, ये भी हथियार पहले ही छोड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the plates of parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other then, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये दोनों को हम एक दूसरे के क्या ला रहे हैं पास ला रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा। तो एक चीज याद रखना ना, यहाँ पे दो वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा गया, जेईई मेंस में भी पूछा गया बहुत सारा सवाल और नीट में भी पूछा गया, मेंस में तो बहुत ज्यादा पूछा गया। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि बैटरी को हम कनेक्ट करके रखें और एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करके रखें।
तो वो सिचुएशन जहां पे बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, दैट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज। तो यहां से तो हमें एक चीज ये समझ में आया कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, दैट मींस पोटेंशियल जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा जो दूसरा सिचुएशन था उसमें क्या मैंने बताया था, हाँ कि उसमें बैटरी नहीं है, मतलब बैटरी को उसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा ना कि चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम चार्ज करके बैटरी खोल करके उसको हम छोड़ दे रहे हैं, अब उस कैपेसिटर को हम आगे पीछे करें, उसका प्लेट को आगे पीछे करें, नजदीक लाए, दूर करें, तो उससे क्या होगा ना, एक चीज कांस्टेंट रहेगा, दैट इज चार्ज। नाउ हमें एक ये पता है कि Q बराबर क्या होता है, CV। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो V है, ये तो सेम है। अगर ये सेम है दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अच्छा, और C क्या होता है, C होता है AE नॉट डिवाइडेड बाय D। अब सवाल में क्या कह रहा है, दोनों प्लेट को पास लाया जा रहा है, जैसे ही प्लेट को पास लिया जाएगा डिस्टेंस दोनों का बीच घटेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब ये कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, हाँ भाई सही कह रहा है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, दैट मींस द कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाई चार्ज इज इंक्रीजिंग। सही है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीज। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ CV²। ठीक है, वोल्टेज तो कांस्टेंट है और एनर्जी है ना, सो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। यहाँ पे हमने देखा कि D घटा C बढ़ा, D घटा C बढ़ा, C बढ़ा C बढ़ा, दैट मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, दैट मींस कि यहाँ से जो एनर्जी होगा वो बढ़ेगा, ना कि एनर्जी घटेगा। बट यहाँ पे क्या बोला था, एनर्जी स्टोर डिक्रीज नहीं, गलत कह रहा है ना, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, घटेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बिल्कुल सही कह रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे बताया था D घट रहा है, C बढ़ रहा है। The ratio of charge to its potential remains the same. अच्छा, the ratio of charge to potential, charge to potential, charge to potential means C by V, charge to potential, यही तो पूछ रहा है ना। The ratio of charge to its potential, charge to its potential remains same, ये गलत कह रहा है, बिल्कुल ही गलत कह रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है, सेम कहाँ है ना, तो ये यहाँ से गलत हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये हो गया द प्रोडक्ट, चार ऑप्शन हो गया, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। अच्छा, तो हमें पता है एक रिलेशन, दैट इज Q बराबर CV होता है, चार्ज और क्या बोला, वोल्टेज का प्रोडक्ट। तो इधर भी V से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर भी मैं V से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या है कि भाई V तो कांस्टेंट है, बट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज बढ़ेगा, बिल्कुल सही करा है, यहाँ पे चार्ज और जो वोल्टेज का जो वैल्यू है दैट विल इंक्रीज, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ACD कहीं है क्या ऑप्शन, ACD नहीं, ACD नहीं, ACE, यस, A is correct, B is wrong and C is correct and D is also wrong, so the product of charge, हाँ बिल्कुल सही है। So according to this our correct answer is option number 4. Next, the force defined by F is equal to alpha T square plus beta T on the particle at a given time T, the factor which is dimensionless if alpha beta are the constant। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर जो है डायमेंशनलेस होगा। हमें यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब अल्फा टी स्क्वायर, जब लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन क्या हो, बराबर हो। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन सेम होगा तभी हम इसे कह सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट मींस द डायमेंशन ऑफ बीटा टी विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था। नाउ दैट मींस जो फोर्स का डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, और यही किसका होगा, अल्फा टी स्क्वायर का। अगर हम यहाँ से अल्फा का डायमेंशन निकालें सो दैट विल बी MLT, और यहाँ से टी नीचे आने के बाद यहाँ पे ये -4 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ alpha and the dimension of beta t will also equal to the dimension of force, and this is MLT-2 and the dimension of beta will be MLT- यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ से 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सा डायमेंशन लेस होगा। क्या अल्फा बीटा टी करने से डायमेंशन लेस हो जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा और टी? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं होगा। क्यों, ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है। अगर हम ये देखें अल्फा बीटा बाई टी,
अल्फा बीटा बाई टी, ये भी नहीं होगा ना। देखो अगर मैं यहाँ से ये करें एम एल टी माइनस 4 इंटू एम एल टी माइनस 3 बाई टी, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 437 हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, गलत। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो बीटा टी बाई अल्फा, ठीक है, बीटा यहाँ पे कितना दिया होता है, बीटा का वैल्यू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा इज एम एल टी माइनस 3, और यहाँ पे क्या बोला है, टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, डिवाइडेड बाय अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज एम एल टी माइनस 4। अच्छा, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना, यहाँ से तो ये कट ही नहीं रहा है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ से अल्फा टी, अल्फा द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर इज एम एल टी माइनस 4 इंटू टी डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस 3। हाँ, ये डायमेंशन लेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद यहाँ 3 बचेगा, एम से एम गया, एल से एल गया, टी माइनस 3 से टी माइनस 3 गया, और ये एग्जैक्टली डायमेंशन लेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस, ये है, अच्छा ये यंग्स मॉडुलस है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपांशन इज इतना, द लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इतना दे रखा है, हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री विदाउट एक्सपांशन और बेंडिंग। अच्छा, इसको हीट किया जा रहा है, लेकिन इसको एक्सपैंड होने के लिए नहीं देना है, इसे बेंड होने के लिए भी नहीं देना है, तो बोल रहा है कि कंप्रेसिव फोर्स कितना डेवलप होगा उसमें, है ना। तो ये करने के लिए हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज फोर्स इक्वल टू अल्फा गामा डेल्टा टी गुने एरिया, है ना, एरिया। सो हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा, बेसिकली करना क्या ना, सारे वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज 0.5 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू, यहाँ पे सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, -5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू दिस इज 100, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, ये यहाँ से 1 जाएगा, और यहाँ से दिस इज, यहाँ से एक और जाने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा, और दिस 5 2 7 हो जाएगा, और 7 5 12 होता है, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू पावर 5, 7 नहीं, तो यहाँ पे नहीं 5 नहीं होगा, ये 5 इंटू 10 टू पावर 4 होगा ना, क्योंकि ये 11 था, यस 5 2 7, तो ये 4 होगा, बिल्कुल सही। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज 50 इंटू 10 टू पावर 3, बिल्कुल सही है। और ऐसी सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, डायरेक्टली पेज नंबर आपको 295 में आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, एक ब्रास वायर है, इसका लेंथ दे रखा है ना, टेम्परेचर इस तरीके से चेंज हो रहा है, और वही सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना टेंशन उसमें डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, a small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. The magnifying power of the telescope क्या होगा? ये बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल 2 रुपया का सवाल है। जो मैग्नीफाइंग पावर होता है दैट इज एफ नोट बाय एफ ई। यहाँ पे एफ नोट का वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज 140 सेंटीमीटर, एंड एफ ई जो आईपीएस का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 5 to the 10 और 25 40 28। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। और ठीक ऐसे सवाल आपको बैक एक्सरसाइज में मिल जाएगा एनसीईआरटी का, वहाँ पे सेम ऐसी डेटा है 6 सेंटीमीटर, और बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम है ना, ये तो आसान सवाल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M। अच्छा, इट इज बेंट एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट इट्स टू आर्म मेक 60 डिग्री ईच अदर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट इज, कह रहा पहले मैग्नेट हमारा ऐसा लेटा हुआ था और इसका लेंथ L था, इसका पोल एक्सटेंस कुछ हम यहाँ पे +M और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे -M मान लेता हूँ, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था दैट वाज M, है ना। फिर कह रहा है कि इसको हमने क्या कर दिया कि कुछ इस तरीके से हमने इसे बेंड कर दिया, बीच से किया ना, तो ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, ये 60 डिग्री है और ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, और ये भी 60 एंड ये भी 60 होगा। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, L/2 L/2, और ये भी क्या होगा L/2। दिस विल बी ऑल्सो L/2। यस, इसे एक्चुअली मुझे यहाँ पे डॉट से दिखाना है ना, यस। तो ये भी कितना होगा L/2। अब यहाँ पे मैं इसे +M मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे -M इसका पोल स्ट्रिंग मान लेता हूँ। सो अब इसका जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, है ना, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो इनिशियली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था दैट वाज M × L। आज जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी
m इंटू लेंथ, और आज इसका लेंथ कितना है, l/2 है। दैट मीन्स ml का वैल्यू यहाँ पे कितना था, कैपिटल M। दैट मीन्स जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी m/2। सो आवर करेक्ट आंसर इज m/2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। A 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, कितना इसका कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रोफैराड है, इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स है shown in the figure। The peak current in the circuit is nearly equal to, हमें यहाँ पे पीक करंट पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जब भी यहाँ पे ना दिया हो, जब भी यहाँ पे बताया ना गया हो कि ये पीक वोल्टेज है, तब तक हमें इसे यही मान के चलना है कि दिस इज दी VRMS, है ना, RMS वोल्टेज है। तो दिस इज VRMS, यार VRMS इज 210 वोल्ट है। एंड हमें यहाँ पे क्या बोल रहा था, फाइंड करने के लिए पीक करंट। सो I नोट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज V नोट बाई XC, है ना, बिल्कुल। सो द वैल्यू ऑफ XC विल बी 1 अपॉन में ओमेगा C, और ये यहाँ से होगा 2 पाई f। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है दैट इज 50 इंटू कैपेसिटेंस, एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 10 इंटू माइक्रो है, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 हो जाएगा, और यहाँ से 10⁻⁻6 जो ऊपर जाने से ये ऊपर पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज XC। सो XC विल बी 1020, तो यहाँ पे ये 4 बचेगा, एंड दिस इज XC इज 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ XC। तो यहाँ से मैं इसे और एलिमिनेट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ XC। एंड हमें पता है कि जो पीक करंट जो होगा वो V नोट बाई XC होगा, बट हमें यहाँ तो VRMS दे रखा है, तो VRMS दे रखा है तो हमें V नोट कैसे निकलेगा, दैट विल बी √2 टाइम्स VRMS, यही तो होता है ना। सो V नोट विल बी √2 टाइम्स इंटू VRMS, तो वैल्यू VRMS इज 210। अच्छा, यस। सो द करंट विल बी V नोट दैट इज √2 इंटू 210, है ना, डिवाइडेड बाई XC, एंड द वैल्यू ऑफ XC इज 10⁻3, और ये पाई पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही गंदा कैलकुलेशन करने के बाद अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है ना, क्वेश्चन टफ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है, आप इसे छोड़ सकते थे क्योंकि सेक्शन में वो बहुत इजी क्वेश्चन डाला गया था, है ना। Question number 46. Two heaters A and B have power rating 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then parallel to fixed power source. The ratio of power outputs. ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 पावर हीटर है, सबसे पहले हमने उसको सीरीज में लगाया, फिर उसको हमने पैरेलल में लगाया। अब कह रहा है कि उसका जो पावर जो कंज्यूम होगा सीरीज में और पैरेलल में, उसका रेशियो हमें बताना है। तो सबसे पहले जो P सीरीज में होगा ना कंज्यूम्ड, P सीरीज में, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, P सीरीज, तो ये होगा P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, और जो पैरेलल में होगा ना पावर कंज्यूम पैरेलल में, दैट विल बी P कंज्यूम, दैट विल बी P1 प्लस P2, ठीक। सो अगर हम यहाँ पे P सीरीज में देखें, सो दैट विल बी P1 P2, ये कितना दे रखा है 1, एंड दिस इज 3, नॉट 3, दिस इज 2। 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3, दैट मीन्स 2/3, ये हुआ सीरीज में। और पैरेलल में कनेक्ट करने से इसका कितना होगा, दैट विल बी P1 प्लस P2, एंड दिस इज 3। हमें यही तो पूछ रहा है ना कि क्या बोल रहा है, पहले इसको सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में लगाया, और अब इसका रेशियो पूछ रहा है। सो 2/3 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स दिस विल बी 2/9। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. The velocity time plot of motion of the body is shown in below. The acceleration time graph that best suits of this motion is. हमें यहाँ पे velocity time graph देकर के acceleration time graph बनाने के लिए कह रहा है, तो ठीक है बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। So this is velocity and not, हमें यहाँ पे ये तो दे रखा है ना, हमें acceleration वाला बनाना है।
So this is acceleration and this is time axis. अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ टाइम तक वेलोसिटी जीरो रहा, अगर वेलोसिटी जीरो रहा इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल आल्सो बी जीरो। तो इसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। और VT ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। दैट मींस यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। कुछ देर तक एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहा, पॉजिटिव रहा और कांस्टेंट रहा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या है, कुछ देर तक कांस्टेंट रहा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे स्लोप इसका जीरो हो गया और जैसे स्लोप जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ देर फिर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो रहा। अब यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि स्लोप लेट रहा है, मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव है और स्लोप ही तो हमें एक्सेलरेशन दिखाता है। अगर स्लोप नेगेटिव है दैट मींस एक्सेलरेशन भी क्या हुआ है, नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव है और साथ ही साथ स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है, मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ऐसा ग्राफ हमें कहाँ दिख रहा है, ये नहीं है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब ठीक ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली वहां पे समझाया गया। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके और यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिखा रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। If the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice, ठीक है, its original mass and its length is made half। अच्छा, लेंथ को क्या करना है जी, हाफ करना है। And then the new time period of the oscillation is x/2, then find the value of x। ठीक है, पहले इसका जो मास था वो m था, आज इसका मास जो है वो कितना है, 3m है। पहले इसका जो लेंथ था वो l था, लेकिन आज इसका लेंथ l/2 है। फिर क्या बोला कि पहले इसका टाइम पीरियड t था, लेकिन आज उसका जो टाइम पीरियड है वो x टाइम इनिशियल टाइम पीरियड है। ये यस, यही तो बोल रहा है, मींस x/2 टाइम्स t, तो यही हुआ। तो हमें क्या पूछना है यहाँ पे, अच्छा x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है ना कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है दैट इज 2π√L/g। ये तो हमें बेवकूफ बना दिया, टाइम पीरियड तो मास पर डिपेंड ही नहीं करता है ना, ये तो फालतू का यहाँ पे डेटा बढ़ाने के लिए दिया होता है। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, नॉट मतलब √L, नॉट डायरेक्टली L। सो इनिशियल टाइम पीरियड को अगर मैं ये मान लूँ तो फाइनल टाइम पीरियड तो हमारा यहाँ पे दे रखा है दैट इज x/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा है ना, और ये यहाँ पे रहेगा। और यहाँ से जो लेंथ है वो हाफ कर दिया था, तो ये यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये कट जाएगा। सो यहाँ से L से L कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे T से T कैंसिल हो रहा है, एंड दिस इज 2/x विल बी √2। ठीक है, अगर मैं इसे स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड, सो सही है ना, टाइम पीरियड तो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर विल बी, दिस इज 2 एंड 2 to the 4, so x square will be 2 और here the value of x will be √2, so value of x will be √2, so our correct answer is option number 4। x का वैल्यू पूछा था ना, yes, √2। now next question, question number 49। The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth of the mass M and radius r in a circular orbit at a altitude of 2r from the surface of the earth। ठीक है, कह रहा है कि ये अर्थ है ना, और यहाँ से एक सैटेलाइट था जिसका मास m था और इसको उठा करके सीधे फेंक देना है एक हाइट तक जिसका हाइट यहाँ से 2r है और अर्थ का रेडियस जो है वो r है। तो अगर मुझे इस प्लैनेट को यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाना है, इसका मतलब ये है हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी यहाँ होगा और जितना एनर्जी यहाँ होगा, जितना दोनों का गैप होगा उतना ही तो एनर्जी देना होगा ना। अरे यहाँ जाने के लिए इसके पास मान लो कि इतना एनर्जी चाहिए, यहाँ पे इसके पास इतना ही एनर्जी है, तो ये जो गैप इतना एनर्जी दे तो निकल लेगा पहली फुर्सत में, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एनर्जी का डिफरेंस ही निकालना है। सो यहाँ पे मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज टी फाइनल, और मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ टी इनिशियल, और इसको एनर्जी कितना चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा दैट विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
अगर हम टी फाइनल देखें तो वहां पे जो फाइनल इसके बाद जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो टोटल एनर्जी जो फाइनल एनर्जी जो इसके पास होगा दैट विल बी, टोटल एनर्जी तो माइनस में होता है, और ये कितना होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, नॉट आर का स्क्वायर, आर होगा है ना, 2 इंटू आर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हुआ दैट इज 3r। तो दिस इज द एनर्जी एट दिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके पास एनर्जी कितना था, तो इनिशियल एनर्जी वाज, अब यहाँ पे इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, तो यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी था दैट वाज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे इसका एनर्जी ये था, इनिशियल एनर्जी ये था, फाइनल एनर्जी ये है, दोनों का गैप मान लेते कुछ है और उतना ही एनर्जी हमें देना होगा। सो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, सो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। सो जो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी इसके पास जो था दैट वाज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6r माइनस, और जो इनिशियल एनर्जी जो था वो भी इसका माइनस में था, एंड दैट वाज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। सो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें यहाँ पे मिलेगा कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6r प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ से ये कुछ 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ये 6, दिस विल बी 6r। सो करेक्ट आंसर इज 5 कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6r। तो क्या ये होगा? नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6r। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक ऐसे ही सवाल है, वहां पे भी ये पूछ रहा है कि 400 ग्राम का एक सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा था 2r में। अब यहाँ पे क्या बोला ना कि हाउ मच एनर्जी, कितना एनर्जी दे सो दैट कि इसको हम ट्रांसफर कर दें इस सर्कुलर ऑर्बिट से 4r वाले सर्कुलर ऑर्बिट में। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली वैसी सवाल यहाँ पे पूछा है ना। नेक्स्ट, a seed is placed, this is the last question, a seed is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole, force is needed to, ठीक है, कह रहा है कि एक सीट है उसे हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के सामने रखें तो हमें फोर्स किस लिए चाहिए। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। यस, बिल्कुल ही सही कह रहा है। अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक पोल है ये, और ये हमारा एक सीट है, अगर ये मैग्नेटिक हुआ, अगर ये मटेरियल मैग्नेटिक हुआ, लेट से ये डायमैग्नेटिक हुआ, अगर ये डायमैग्नेटिक होगा तो दूर भागेगा, और अगर दूर भागेगा तो इसको यहाँ पे रखने के लिए, इसको पकड़ के यहाँ पे रखने के लिए हमें पकड़ना पड़ेगा मीन्स हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना इसको होल्ड करने के लिए। यस, और मान लेते हैं अगर ये पैरामैग्नेटिक हुआ दैट मीन्स ये तो अट्रैक्ट होगा, और अगर ये अट्रैक्ट होगा तो ये इसके करीब जाएगा, और हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। सो होल्ड करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही सही कह रहा है ना। क्या बोल रहा है कि ये होल्ड द सीट देयर, अगर ये मैग्नेटिक है तो होल्ड द सीट इफ दिस इज नॉन मैग्नेटिक। नहीं, अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो क्या फर्क पड़ता है ना, दो मैग्नेटिक चीज को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच? नहीं होगा, तो फिर हमें फोर्स क्यों चाहिए। फिर क्या बोला, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। बिल्कुल सही कह रहा, अगर ये कंडक्टिंग है, अगर ये मैग्नेटिक या फिर कंडक्टिंग है, तो अगर मैं इसे मैग्नेटिक पोल के सामने ले जाता हूँ तो हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो, तो उसके कारण हमें यहाँ पे अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसको दौड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट से अगर ये जो सीट है वो पैरामैग्नेटिक है और ये पोल अब इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये अट्रैक्ट करेगा और हमें इसको दौड़ाना है राइट साइड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो जितना अट्रैक्शन फोर्स इधर लग रहा है उतना ही तो इधर हमें देना पड़ेगा ना। सो दैट इज वाई हमें इसके लिए लगेगा। सो करेक्ट बोल रहा है, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन मैग्नेटिक, क्या बोला, नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। ये बात ना बिल्कुल ही गलत कह रहा है, नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर है तो फिर क्यों चाहिए हमें फोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सी। यस, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और इस तरीके से विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 50 क्वेश्चन, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ बात बताता हूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है ना कि बायो और केमिस्ट्री में डायरेक्टली चैप्टर को रिमूव किया गया है, टॉपिक को बहुत कम रिमूव किया गया है, और जो टॉपिक को रिमूव किया गया वहां से सवाल नहीं आता है और वो सिलेबस में भी नीट का नहीं है। बट फिजिक्स में क्या हुआ ना कि डायरेक्टली चैप्टर्स को रिमूव नहीं किया गया है, यहाँ से चुपके से जो है ना टॉपिक को हटा दिया गया है। बट दैट टॉपिक इज इन द सिलेबस ऑफ नीट 2024 से पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बट चुपके से न्यू एनसीईआरटी से उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी सारा ऐसा क्वेश्चन था, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मतलब बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट था जिसको यूज करके यहाँ पे सवाल बनाया गया था, बट दैट कंसेप्ट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यू एनसीईआरटी। मीन्स मेरे अकॉर्डिंग तो ओल्ड एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और इसी के साथ अच्छा, मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो जैसे हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शायद हाँ, लाइन टू लाइन एक बार रीडिंग करना चाहिए पूरा कंप्लीट चैप्टर का। उसमें सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर एक बार ही जब आप उसको आप पढ़ लेते हैं चैप्टर को लाइन टू लाइन, अब फर्स्ट रीडिंग के टाइम आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मार्क कर लीजिए। आप विश्वास करिए, आपको मार्क करने के बाद अगर उस चैप्टर को रिवाइज करना होगा एनसीईआरटी से, तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा पॉइंट्स नहीं होता है जिससे हम बायो में तो बहुत ज़्यादा एकदम रंगते रहते हैं, मार्क करते रहते हैं, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है ना। और अगर आप एटलीस्ट अगर आप सारे चैप्टर को इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट कुछ जो थियोरेटिकल चैप्टर है, जो थियोरेटिकल चैप्टर से कुछ थियोरेटिकल चैप्टर जो यहाँ पे उससे आप पढ़ लें। और अगर आप वो भी नहीं करते तो एटलीस्ट ये कंपलसरी है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये कंपलसरी है। एनसीईआरटी में जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो लास्ट में एक समरी सेक्शन दिया हुआ रहता है, वो समरी सेक्शन आपको कंपलसरी है, पढ़ के जाना ही है। समरी वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1 पेज का होता है, किसी किसी में आधा पेज का होता है, बहुत शॉर्ट समरी होता है, तो उसे तो वो कंपलसरी है, वो पढ़ के ही जाना है। और इसी के साथ एनसीईआरटी में उसके आगे होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो पॉइंट्स और पॉन्डर जो है, वो पॉइंट्स टू पॉन्डर जो होता है वो ऑप्शनल है, आप पढ़ भी सकते नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का है, उतना नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो पॉइंट्स टू पॉन्डर में पढ़ लीजिए, वो भी आधा पेज का ही होता है। इसी के साथ यहाँ पे क्या है ना कि एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एनसीईआरटी में टोटल 4 वैरायटी का क्वेश्चन है, और न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 3 वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। जिसमें से पहला है आपका एग्जाम्पल, जो इंटेक्स्ट के अंदर होता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है जो इजी होता है, और नीट में उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही पूछा गया था। तो एग्जाम्पल इजी लेवल होता है और नीट का भी लेवल वही है, तो एग्जाम्पल से ही पूछा जाएगा। और एग्जाम्पल के बाद होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, और वो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है थोड़ा सा रिलेटिवली टफ होता है, लेकिन वो भी इजी होता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी करना है। अब एग्जाम्पल जो है ये हमें एटलीस्ट 3-4 बार सॉल्व करना चाहिए, बैक एक्सरसाइज भी 2-3 बार सॉल्व कर लेना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आता है एक एडिशनल एक्सरसाइज, जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज था। एडिशनल एक्सरसाइज में बेसिकली क्या था ना कि थोड़ा सा टफ सवाल पूछा, थोड़ा नहीं मतलब टफ ही सवाल पूछा जाता है ना, रिलेटिवली टफ सवाल पूछा जाता है एक्सरसाइज वाले सेक्शन से। एडिशनल एक्सरसाइज में टफ सवाल पूछा जाता है, तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार देख लेना, बट वो कंपलसरी नहीं है एडिशनल एक्सरसाइज, वो आप अगर आपको करना है तो आप करें, अगर नहीं करना है तो आप ना करें। इसके बाद एक होता है, अच्छा हाँ, ये आपको न्यू एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पुराना एनसीईआरटी में ही मिलेगा। और साथ ही साथ न्यू एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का भी बहुत ऐसा क्वेश्चन जो है वो हटा दिया गया है, एग्जाम्पल का भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो हटा दिया, बहुत कम ही क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। और इसी के साथ आपको इसमें एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक होता है, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ना करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार अगर करना होगा तो आप कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, थोड़ा सा वो रिलेटिवली टफ होता है, उतना एडवांस लेवल का नीट में नहीं पूछा जाता है। सो विद दिस आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, इजाजत दीजिए।